ग्रोथ की चिंता में फिसले अमेरिकी बाजार। इंट्राडे में 400 पॉइंट तक टूटने के बाद डाउ रिकवर होकर 178 पॉइंट नीचे बंद। नेस्डेक फिर से 2% टूटा। यूरोप में हालत ज्यादा कमजोर, बाजार 3% से ज्यादा टूटे। ऑयल एंड गैस सेक्टर में पैसा लगाने वाले बैंकों को बेचने पड़ सकते हैं अपने एसेट्स। जापान के बाजार निक्के में 4% की भारी गिरावट। एसजेएक्स निफ्टी भी 0.5% नीचे। लूनार न्यू ईयर हॉलिडे पर चीन, हांगकांग और दक्षिण कोरिया के बाजार आज भी बंद। निफ्टी के 4 दिग्गज पीएनबी, गेल, हिंडाल्को और डॉक्टर रेड्डीज के नतीजे आज। नतीजे कमजोर रहने के अनुमान, मुनाफे से घाटे में आ सकता है हिंडाल्को। कल बाजार बंद होने के बाद आए जीडीपी आंकड़े अनुमान से बेहतर, लेकिन एक्सपर्ट्स ने उठाए मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़ों पर सवाल। और महाराष्ट्र सीआईडी ने हब टाउन के प्रमोटर बिल्डर व्योमेश शाह को किया देर शाम गिरफ्तार। अन्ना भाऊ साठे महामंडल घोटाले के मुख्य आरोपी से 60 गांठ का आरोप। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। दुनिया भर के बाजारों से कमजोरी के संकेत खत्म होते नहीं दिख रहे। हालांकि अमेरिकी बाजार निचले स्तर से रिकवर जरूर है, लेकिन निकेई जो एकमात्र बाजार, बड़ा बाजार खुला है एशिया में, बेहद कमजोर, यानी कि चीन की छुट्टियों का कोई खास फायदा हो नहीं रहा। अब बड़ा सवाल है कि इस ग्लोबल कमजोरी में क्या हम 7300 या इसके नीचे भी फिसलेंगे, पुराने लोज भी टेस्ट करेंगे, और ऐसे में क्या यहां पर मौके खरीदारी के हैं या फिर पोजीशन की जाए हल्की। इस पर हमारा खास फोकस। नमस्कार, मार्केट काउंटडाउन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, और मैं हूं हेमंत खई। जी हां, 2 दिनों की तेजी के बाद कल जिस तरह से तेज गिरावट आखिरी 60 मिनटों में देखने को मिली, इसके बाद घबराहट भारतीय बाजारों में और बढ़ गई है। क्या हो रणनीति, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स अब जुड़ चुके हैं। SimiBhomik.com की सिमी भौमिक और हमारे साथ जुड़ चुके हैं विजय चोपड़ा भी। आप दोनों का ही स्वागत है। लेकिन अनिल देखिए, जो सब लोग सोच रहे थे कि शंघाई के मार्केट्स बंद रहेंगे, हांगकांग के मार्केट्स बंद रहेंगे, कोरिया, स्ट्रेट टाइम, ताइवान, सारा एशियाई बाजार बंद है, लेकिन इकलौता जो बाजार खुला है जापान, वो काफी है एसजीएक्स निफ्टी को डराने के लिए। 4.5% की गिरावट, 800 पॉइंट का फॉल देखने को मिल रहा है जापान के बाजार में। आज एक गैप डाउन ओपनिंग तो होगी, ये बताइए उसके बाद क्या करें फिर। और ये एक्चुअली यही वजह, कल और शुक्रवार को हम यही बात कर रहे थे कि भले चीन के बाजार बंद हो, लेकिन बाकी ग्लोबल मार्केट्स को भूलिए मत, झटके कहीं से भी कभी भी लग सकते हैं, और वो होता दिख रहा है। अब जहां तक गैप से खुलने का सवाल है, ये बात सही कि हम बेहद अहम और इंटरेस्टिंग लेवल्स के नजदीक पहुंच रहे हैं, और वो है 7250 से 7300 की रेंज, जहां पर 2 बार निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और वहां से थोड़ा रिबाउंड देने की कोशिश की है। अब रिबाउंड तो हुए, लेकिन वो रिबाउंड टिकाऊ नहीं रहे, और हर रिबाउंड में आपको थोड़ा सा नीचे के लेवल से बाजार फिर से फिसलता हुआ नजर आया। तो ऐसे में अब आज आपको 2 तरीके से रणनीति बनानी है। सबसे पहली बात तो है कि 7400 आज का निर्णायक लेवल है, जिसे मैं आगे वायदा कारोबार के डेटा जब डिस्कस करेंगे तब बताऊंगा। लेकिन उससे पहले निफ्टी पर अगर कम कमजोरी के साथ शुरुआत हो, यानी कि 20-30 पॉइंट नीचे ही आपको निफ्टी मिले, तो फिर एक शॉर्ट पोजीशन ली जा सकती है, और तब आपका स्टॉप टारगेट होना चाहिए 7300, 7225 का, ये 2 लेवल है, और स्टॉप लॉस 7400 होगा। लेकिन अगर आप एक कॉन्ट्रा ट्रेड लेना चाहें, निफ्टी अगर 7300 या इसके नीचे खुलता हुआ दिखे, तब आपको 7225 के स्टॉप लॉस के साथ एक कॉन्ट्रा कॉल लेकर खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ेगा, और ऐसे में आप एक बार 7400 के लेवल के लिए खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन 7225 आपका बेहद अहम स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए। फ्रेश खरीदारी के मूड में अगर आप आना चाहते हैं और आपको लगता है बॉटम फिशिंग करनी है, तो वो तभी होगा जब निफ्टी 7450 के पार टिके बंद होता हुआ नजर आए। उससे पहले नई तेजी की पोजीशन बिल्कुल नहीं बनानी है। दूसरी बात, अब आपको मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में पोजीशन कम कर लेनी चाहिए, थोड़ा सा वहां सावधान होना चाहिए, क्योंकि अगर कट आएगा तो वहां ज्यादा आएगा। और बैंक निफ्टी आज मेक और ब्रेक का दिन है, क्योंकि आज पीएनबी समेत 4 पीएसयू बैंकों के रिजल्ट है, तो बैंक्स का डायरेक्शन आज से तय होगा, और इसलिए बैंक निफ्टी की कॉल भले मैं शॉर्ट की दे रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा ये ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि बाजार का मूड अगर बदलना है, तेजी होनी, तो बैंकिंग रिजल्ट्स बदल भी सकते हैं दोनों तरफ। तेजी भी हो सकती है, मंदी भी हो सकती है, लेकिन फिलहाल आप 14,900 और 14,750 के लक्ष्य के लिए बैंक निफ्टी को शॉर्ट करें, लेकिन स्टॉप लॉस काफी दूर है और वो 15,500 के आसपास होता है। तो अगर शॉर्ट करना ही चाहें तो ज्यादा बेहतर है कि स्टॉप लॉस के नजदीक, जितना नजदीक शॉर्ट कर पाए उतना बेहतर होगा। तो बैंक निफ्टी की चाल आज निफ्टी से ज्यादा अहम होगी और वही बाजार का डायरेक्शन तय करेगी। बिल्कुल, और पीएसयू बैंक का इंडेक्स पर ज्यादा नजर रखिएगा, क्योंकि जैसा कि अनिल भी बता रहे हैं, पीएनबी के अलावा देखिए इलाहाबाद बैंक, सेंट्रल बैंक, देना बैंक, इनके नंबर्स भी हैं और इंपॉर्टेंट होगा, देखना होगा किस तरह की प्रोविजनिंग ये बैंक
बैंक्स करते हैं, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन विजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, ये बताइए, जिस तरह से हम हर रोज देखिए ग्लोबल संकेतों को बिल्कुल कॉपी कर रहे हैं, कल भारतीय बाजार बंद होते होते देखिए जिस तरह से गिरे, आखिरी 60 मिनटों में हम यूरोप के मार्केट्स को फॉलो कर रहे थे, और अगर आप उनको फॉलो करें तो आप देखें कि वहां तो दिक्कतें भी और बढ़ने वाली हैं। यूरोप के बैंक्स को एसेट्स बेचने पड़ सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स में, ऑयल बॉन्ड्स में जिस तरह से उनका एक्सपोजर है। आप कैसे देख रहे हैं इस ग्लोबल चिंता को, और कितना और गिर सकते हैं भारतीय बाजार ऐसा हो तो? क्या लगता है आपको, पिछले लो 7250 तक हम पहुंच सकते हैं वापस? देखिए हेमंत, मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्लोबल संकेत हैं वो डेफिनेटली वे करेंगे हमारे मार्केट्स के ऊपर। और आज भी मुझे लगता है कि मेरा एक डर है कि 7300 का स्तर अगर बाजार तोड़ता है तो हो सकता है कि हम 7250, 7233 जो पिछला लो बना था वहां पर भी एक बार टच करें। नो डाउट ग्लोबली चीजें ठीक नहीं है। यहाँ पर जो जीडीपी का आंकड़ा आया उसके बावजूद कल बाजार में जिस तरीके की गिरावट देखने को मिली, कॉपिंग द यूरोपियन क्यूज एंड अमेरिकन क्यूज, तो मुझे लगता है कि अभी भी इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ नहीं है मार्केट की। हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक प्री बजट रैली होगी, और ये हर साल होती है, एक एक्सपेक्टेशन बिल्डअप होता है, और संभवतः हम लोग 7600 पे जाएंगे। मगर ग्लोबल क्यूज मुझे लगता है कि ज्यादा वे कर रहे हैं हमारे मार्केट्स पे, तो हो सकता है कि ये दबाव बना रहे आने वाले कुछ सेशंस में। तो आई वुड कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड, और मैं कहूंगा कि अगर 7250 टूटता है तो संभवतः हम लोग 6800 की ओर बढ़ते हुए दिखेंगे। तो नो डाउट एक काफी डरावनी सिचुएशन पे है मार्केट्स आजकल। बिल्कुल, तो कमजोरी की पूरी आशंका है, लेकिन इस कमजोरी में चार्ट्स क्या कह रहे हैं? सिमी, कैसे ट्रेड किया जाए निफ्टी को? अगर हम बहुत गैप से खुल जाएं, आज लगभग 40-50 पॉइंट नीचे अगर खुलते हैं तो फिर क्या ट्रेड बनेगा? देखिए अनिल जी, गुड मॉर्निंग। हेमंत, गुड मॉर्निंग। ये जो निफ्टी है, निफ्टी में वीकनेस तो है। कल का जो क्लोजिंग था काफी वीकनेस के साथ ही क्लोज हुआ था, पर प्रॉब्लम ये है कि ब्लाइंडली शॉर्ट करने से फायदा नहीं है, क्योंकि मार्केट में अगर बहुत गैप डाउन ओपनिंग होगा तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि निफ्टी कहां पे सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि हो सकता है कि निफ्टी मेजर सपोर्ट के आसपास खुल जाए। मैंने नॉर्मल सर्कमस्टेंस में मुझे लग रहा था कि ये निफ्टी शायद 7350 के आसपास खुलेगा, 7350 से 7330 के बीच में आ सकता है, पर उस रेंज पर मैंने सपोर्ट एक्सपेक्ट किया था, क्योंकि 7331, 7327 इसके आसपास निफ्टी का मेजर दो लोज था जो कि जनवरी के एंड में निफ्टी ने बनाया था, और मुझे लग रहा था कि फॉर द टाइमिंग शायद निफ्टी वो दो लो को तोड़ेगा नहीं। 7327 के आसपास था और एक 7350 के आसपास था जो कि 3 फरवरी का लो था। ये दो लो निफ्टी के लिए अहम होगा। तो निफ्टी का ओपनिंग अगर आज इस रेंज के बीच में होता है, 7350 से 7327 के बीच में होता है, तो मैं वहां पे शॉर्ट जाने का सलाह नहीं दूंगी। इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि ग्लोबल मार्केट्स अगर थोड़ा सा सुधरता है तो 7320 के नीचे अगर निफ्टी ना जाए तो कॉन्ट्रेरियन लॉन्ग पोजीशन लेके देखना चाहिए। पर वो लॉन्ग पोजीशन का टारगेट कितना होगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में जितना वीकनेस है, सेंटीमेंट देख के तो लगता नहीं है कि निफ्टी बहुत जल्दी वापस 7400 से 7450 का रेंज क्रॉस करके सस्टेन करेगा। मैक्सिमम 7400 से 7420 तक का रैली आ सकता है, पर नीचे बाइंग करने का सलाह मेरा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि निफ्टी में जो लो बना था 7240, 7250 के आसपास, जो ऑलमोस्ट एक ट्वीजर बॉटम था, वो लो जब तक निफ्टी नहीं तोड़ेगा तब तक कोई मेजर कोई वीकनेस मैं निफ्टी में देख नहीं रही हूँ, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी वीक है। यहाँ से फ्रेश सेल ऑफ दिखने के लिए निफ्टी को 7250-40 का रेंज को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस रेंज को तोड़ने के बाद निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट 6900 का होगा। हो सकता है कि 7000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होल्ड ना करे अगर 7250-40 का रेंज निफ्टी तोड़ता है। पर जब तक अनिल जी ये रेंज नहीं टूटता है, मैं बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी फॉलो करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि आने वाले जो बजट और रेलवे बजट है, मुझे लगता है कि उससे पहले निफ्टी में एटलीस्ट मार्केट में थोड़ा बहुत रिलीफ रैली मार्केट में एक्सपेक्टेड है। पर नीचे खरीदारी करने का सलाह होगा, गैप से खुलता है, और अगर मार्केट फिर फ्रेश वीकनेस दिखाने से रिफ्यूज करता है तो मैं वहां पे लॉन्ग जाने का सलाह दूंगी। ओके, चलिए, तो एक बुलिश वॉइस, एक थोड़ी सी कॉशन वाली वॉइस यहां पर निकल कर आ रही है। सिमी कह रही है कि पिछले लोज अगर 7240 के रिस्पेक्ट करता है बाजार तो एक बाउंस भी दिखा सकता है।
पूछेंगे दोनों ही एक्सपर्ट से कि कौन से वो स्टॉक्स हैं, कौन से वो ट्रेड्स हैं जो आज लेना चाहेंगे बाजार खुलने के बाद वो। लेकिन अनिल, एफआईआई के फिगर के ऊपर पहले बात कर लेते हैं। 5 दिन से देखिए जोड़कर तो करीब 1350-60 करोड़ रुपए की उन्होंने बिकवाली करी, लेकिन कल का फिगर कुल 85 करोड़ रुपए की सेलिंग और इतनी बड़ी गिरावट। एक्चुअली डेटा सजेस्ट नहीं कर रहे हैं कि इतनी गिरावट होनी चाहिए, और इनफैक्ट एफआईआई के डेटा नेट देखें तो पॉजिटिव साइड पर है, क्योंकि सिर्फ 85 करोड़ की कैश मार्केट की बिकवाली, उनके सामने 440 करोड़ के एफआईआई ने स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे हैं। तो नेट आप देखें तो स्टॉक्स में खरीदारी है। तो मतलब लैक ऑफ बाइंग ज्यादा थी कल? नहीं, कल ट्रेडर्स की तरफ से बिकवाली का प्रेशर ज्यादा बना है बजाय एफआईआई के या फिर डोमेस्टिक फंड्स के लिए। और हो सकता है कल आपको इसलिए बिकवाली के आंकड़े बड़े नहीं दिख रहे हैं, काफी बाजार बंद थे, तो हो सकता है वहां से एफआईआई का पार्टिसिपेशन न रहा हो, और ग्लोबल वीकनेस को देखकर ट्रेडर को उसको भांपकर ट्रेडर्स ने पहले शॉर्ट पोजीशन बनाई है। क्योंकि आप देखिए 280 करोड़ की खरीदारी डोमेस्टिक फंड्स की तरफ से भी हुई है, 440 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे गए हैं, और इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली है लेकिन महज 200 करोड़ की। अब इंटरेस्टिंग बात यह है एफआईआई के डेटा देखकर कल, वो ये कि इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में दोनों में ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ दिखा है। तो इन लेवल्स पर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग स्टॉक स्पेसिफिक की है एफआईआई ने। वहीं इंडेक्स में जो उनकी तेजी की पोजीशन खासतौर से बैंक निफ्टी में बनी हुई थी वो कम होती हुई नजर आई है, और थोड़ी सी अगर शॉर्ट्स कहीं बनी है तो वो निफ्टी में बनती हुई दिखी है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इंडेक्स को लेकर एफआईआई थोड़े से न्यूट्रल होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन स्टॉक्स को लेकर उन्होंने अपनी शॉर्ट पोजीशन कवर किया है। तो डेटा मुझे लगता है आज के ज्यादा कारगर और सही डायरेक्शन देने वाले साबित होंगे। लेकिन फिर भी एक बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है, वो ये कि हम हिंदुस्तान के बाजार में हैं, एशिया में है, और एशिया के ज्यादातर बाजार बंद है छुट्टियों के माहौल में, तो काफी एफआईआई का पार्टिसिपेशन इस वक्त है नहीं पा रहा है। तो वो इसलिए शायद आपको डेटा बहुत सही पिक्चर नहीं दे रहा। बिल्कुल, और जब वो पार्टिसिपेशन लौटेगा तब देखेंगे किस तरह की नंबर्स वहां पर आते हैं। अनिल से कुछ ही देर में पूछेंगे कि एफएनओ से किस तरह के उनको संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कॉग्निजेंट ने जिस तरह से वीक गाइडेंस दी है, आईटी सेक्टर में क्या प्रेशर देखने को मिलेगा, और कौन से वो सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं, ट्रेड्स हैं जो हमारे एक्सपर्ट आज लेने की सलाह दे रहे हैं, इस पर बात करते हैं। विजय बताइए, एक ट्रेड अगर आपको आज लेना हो तो वो कौन से सेक्टर का कौन सा शेयर होगा, और बाय साइड का होगा, सेल साइड का? मैं बाय करूंगा एफएमसीजी साइड का स्टॉक है ब्रिटानिया, और इसके जो रिजल्ट्स के एक्सपेक्टेशन है बहुत अच्छी हैं, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स पोस्ट करेगी कंपनी। तो कल जो इसकी क्लोजिंग हुई थी करीब 2858 पे हुई थी। मुझे लगता है कि ये 2940 के स्तर के लिए इसको खरीदा जा सकता है, और एक 2800 का स्टॉप लॉस जरूर रखा जाए इस स्टॉक में। ओके, तो ब्रिटानिया खरीदने की राय विजय की तरफ से निकल कर आ रही है, लेकिन सिमी ये बताइए आप क्या करना चाहेंगे आज? हेमंत, एक स्टॉक मेरे रडार में आ गया है, वो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम। इसमें एक छोटा सा पेन एंड फॉर्मेशन है। जो पेन एंड फॉर्मेशन का मतलब है ये कंटिन्यूएशन पैटर्न है। जो रिसेंट डाउन ट्रेंड है एचपीसीएल का 900 के आसपास का हाई बना था, उसके बाद से इसका डाउन ट्रेंड चालू हुआ, उसके बाद ये छोटा सा पेनेंट, और आज का मार्केट का सेंटीमेंट खराब। तो सब कुछ मिला के हो सकता है कि पेनेंट का ब्रेकडाउन नीचे ही होगा। और अगर ऐसा होता है तो मैं एचपीसीएल में ही सेल कॉल का सलाह दे रही हूँ। मेरा टारगेट 726 से 722 का होगा। मैं 756 के ऊपर स्टॉप लगा के सेल करने के लिए कहूंगी। अगर फ्लैट खुलता है या थोड़ा बहुत ऊपर में भी आता है 750 तक, तो भी मैं शॉर्ट जाने का ही सलाह दे रही हूँ। 726 से 722 जो मेरा टारगेट है वो बहुत ही छोटा सा टारगेट है, पर ये सेल कॉल मैंने बनाया है मेरे क्लाइंट्स के लिए, मैंने डिस्कस किया। इस पे नंबर्स आने वाले हैं शुक्रवार को, तो ध्यान रखिएगा उस इवेंट पर भी। बिकवाली की राय सिमी यहाँ पर दे रही है, तो सिमी कह रही है बिकवाली करिए एचपीसीएल में, और ब्रिटानिया के जिसके नंबर्स आज आने वाले हैं वहां पर खरीदारी करने की राय हमारे एक्सपर्ट विजय दे रहे हैं। लेकिन एफएनओ में किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं? कल मैं देख रहा था कि काफी सारे लोग पुट्स खरीद रहे थे, 7100 की पुट्स, 6900 के स्ट्राइक प्राइस की पुट्स। कितनी मंदी लगती है मार्केट में नीचे में? फिलहाल तो 7400 के नीचे बने रहना बाजार के लिए ज्यादा रिस्की है, क्योंकि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट अब भी 7400 पर 48 लाख शेयरों का है पुट में। और अगर हम 7400 के नीचे आज एक क्लोजिंग देते हैं तो फिर ये जो पुट जिन ट्रेडर्स ने बेचे हैं, और देखिए अभी तक एक्सपायरी में काफी लंबा वक्त है, तो इन ट्रेडर्स की तरफ से अपनी पोजीशन कम करने का, यानी कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स की तरफ से पोजीशन कम करने का जो दबाव बनेगा
और अच्छा दूसरी बात है कि यहाँ पर बहुत लोग खरीदारी करने के मूड में है नहीं, तो ये दबाव बाजार पर भारी पड़ता हुआ दिखेगा। तो आज ये बेहद जरूरी है कि बाजार नीचे खुलकर एक रिकवरी देने की कोशिश करे। अगर 7400 के ऊपर क्लोजिंग हो, और वो हो भी सकती है, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि पूरी तरह से आप निक्केई को देखकर मूड बिगाड़ ही लें, क्योंकि निक्केई अपनी अलग चाल चलने वाला मार्केट है। लेकिन अल्टीमेटली अगर सेकंड हाफ में आपको यूरोप ठीक ठाक खुलता हुआ दिखता है, 2 दिन की अच्छी कमजोरी के बाद अगर डाउ फ्यूचर्स जिस तरह से रिकवर होते हुए नजर आते हैं, कल जिस तरह से डाउ नीचे के स्तरों से रिकवर हुआ है, तो एक संभावना ये बन सकती है सेकंड हाफ में कि बाजार लोअर लेवल से रिकवरी दे। तो उस रिकवरी को आप नजरअंदाज न करें, पूरी तरह से मंदी के मूड में ना जाएं। और अगर एक पॉजिटिव क्लोजिंग अगर किसी भी वजह से आज हो जाती है, तो फिर बाजार आपको बेहद इंटरेस्टिंग रुझान दिखा सकते हैं वापस 7500 की तरफ जाने का। लेकिन जहां तक सवाल पोजीशंस का है, इसमें कोई डाउट नहीं, 7500 से 7600 वो रेंज हो गई है जहां पर बाजार के लिए बड़ा मुश्किल होता दिख रहा है इस लेवल को पार करना। तो 7400 आज इसीलिए मैंने निर्णायक लेवल के रूप में चुना है। निफ्टी में प्रीमियम घटकर 6 पॉइंट के आसपास रह गई है, निफ्टी में थोड़ी शॉर्ट पोजीशन बनी है, बैंक निफ्टी में तेजी की पोजीशंस कम होती हुई दिखी है। तो अल्टीमेटली आज आपको जो नजर रखनी है वो मेटल स्टॉक्स, प्राइवेट बैंक्स, यहां पर कमजोरी हो सकती है, कैपिटल गुड्स में कमजोरी हो सकती है, कुछ हद तक फार्मा शेयर गिरने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में कमजोरी हो सकती है। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। और अगर रिकवरी होनी है बाजार में तो रिकवरी बैंक्स लीड करेंगे, ये जरूर ध्यान में रखें। चलिए बैंक्स के ऊपर नजर रखिएगा और खास तौर पर पीएनबी के नंबर्स पर और दूसरे पीएसयू बैंक्स के नंबर्स पर। इलाहाबाद सेंट्रल, देना बैंक का के नंबर्स आ जाने वाले हैं। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए आप। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की राय इस समय निफ्टी पर क्या है, और आगे ये भी बताएंगे कि टॉप 5 स्टॉक्स आज कौन से। वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। सीएनबीसी आवाज ही वही चैनल था जिसने सबसे पहले नेट न्यूट्रलिटी की मुहिम को बनाया था कैंपेन। करीब 1 साल की प्रक्रिया के बाद TRAI ने इस बात को मान लिया है। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़े हैं। साफ तौर पर ये कहा गया कि कोई भी ऐसे प्लान को मंजूरी नहीं दी जाएगी जो अलग अलग डेटा टैरिफ को। आपके हक की लड़ाई में हमेशा आगे रहता है CNBC आवाज। हमारे मुताबिक इंटरनेट आजादी में कोई अगर मगर नहीं हो सकता। हमको लगता है कि COAI को जितनी इस पर आवाजें आ रही हैं अपना व्यू बदलना चाहिए। इसीलिए जब इंटरनेट और सोशल मीडिया की आजादी पर सवाल उठे तो सबसे पहले हमने उठाई आपके हक की आवाज। क्या फ्लिपकार्ट ने भारतीय एयरटेल को कोई पैसे नहीं दिए इसके लिए, ताकि इंडिया में कायम रहे साइबर स्वराज। ये वाकई बहुत बड़ा मुद्दा है। CNBC आवाज ने फिर बुलंद की कंज्यूमर की आवाज। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। वक्त हो गया अब ये जानने का कि निफ्टी पर हमारे एक्सपर्ट्स क्या कॉल दे रहे हैं आज। आइए आपको दिखाते हैं क्या राय है हमारे एक्सपर्ट्स की। विकास कह रहे हैं कि यहाँ पर निफ्टी में खरीदारी करके चलना चाहिए। 7420 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 7219 का स्टॉप लॉस भी आपको जरूर रखना चाहिए। टेक्निकल एक्सपर्ट मोहित गाबा की राय है निफ्टी पर बिकवाली की कह रहे हैं 7450 पर लगाइए स्टॉप लॉस, बेचिए 7300 और 7250 जल्दी आते हुए दिखेंगे ये लेवल से। और तीसरे एक्सपर्ट अमित हरचेकर ये कह रहे हैं कि बिकवाली करिए निफ्टी में 7310 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 7420 का स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के मनीष शर्मा खरीदना चाहते हैं निफ्टी, उनका लक्ष्य 7500 का और उन्हें लगता है 7320 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करना ठीक रहेगा। और अनुज की राय भी देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि बिकवाली कर चलना चाहिए। अनुज दीक्षित यूनियन एडवाइजर्स के 7300 से 7250 तक के टारगेट देख सकते हैं। 7420 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। 5 में से 3 एक्सपर्ट्स की राय है यहाँ पर शॉर्ट साइड पर और 2 एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि खरीदारी कीजिए। लेवल्स जो दिख रहे हैं नीचे की तरफ जो 2 बड़े अहम सपोर्ट नजर आ रहे हैं 7300 और 7250 के ऊपरी स्तरों पर 7420 एक अहम रेजिस्टेंस के तौर पर नजर आ रहा है 5 एक्सपर्ट्स की राय के मुताबिक। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे निफ्टी के बाद। अब फोकस होगा हमारा स्टॉक्स पर। कई सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो आज जबरदस्त एक्शन में रहने वाले हैं, या तो नतीजों के दम पर या खबरों के दम पर है। कौन से वो शेयर, क्या हो आज आपके लिए ट्रेडिंग की रणनीति, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। वक्त है टॉप 5 स्टॉक्स का और आज ये देख लेते हैं कौन से वो शेयर एक्शन में रहेंगे। रेपको होम फाइनेंस तीसरी तिमाही के नतीजे पॉजिटिव दिख रहे हैं।
25% बढ़ा है मुनाफा, आय में अच्छी खासी बढ़त हुई है। सबसे बड़ी बात, एनपीए स्थिर है 2.3% के आसपास और नेट एनपीए में मामूली सी कमी, तो ये नतीजे बेहतर है। एसआरएफ के नतीजे भी काफी अच्छे आए हैं। आप देखिए 71 करोड़ के मुनाफा जो बढ़ा है वो 100 करोड़ पे पहुंच गया है। टोटल इनकम के अलावा अगर आप डालें नजर मार्जिन्स पर तो आप पाएंगे 16.2% से वो बढ़कर 20.7% हो गए। ओके, और नारायण रुद्रालय इसकी तीसरी तिमाही के नतीजे काफी बेहतरीन दिख रहे हैं। नुकसान से मुनाफे में आई ये कंपनी, 14 करोड़ का लॉस था, उसके सामने 4 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है कंपनी ने और आय में 16% की बढ़त। साथ ही अतुल ऑटो ने भी अच्छे नंबर दिए, 11 करोड़ के सामने 16 करोड़ का मुनाफा और आय में 140 करोड़ से बढ़त होकर 151 करोड़ के आसपास। लेकिन हपटाउन के लिए खराब खबर, महाराष्ट्र के सीआईडी ने बिल्डर व्योमेश शाह को गिरफ्तार कर लिया कल देर शाम और ये दरअसल प्रमोटर हैं हपटाउन के। यहां पर आज के सत्र में कुछ प्रेशर देखने को मिल सकता है। वहीं पॉजिटिव नतीजों की बात करते हुए पीटीसी इंडिया फाइनेंस ने भी तीसरी तिमाही में अच्छे नतीजे पेश किए, 55 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 70 करोड़ के आसपास, आय में अच्छी बढ़त, ग्रोस एनपीए कम हुए हैं, नेट एनपीए कम हुए हैं, थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन एसेट क्वालिटी में सुधार बाजार को पसंद आएगा। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। नतीजों के लिहाज से आज काफी बड़ा दिन है। 4 निफ्टी की कंपनियां और कई सारी दिग्गज ऑटो एंसिलरी कंपनियां, भारत फोर्ज, मदरसन सुम्मी के नतीजे आज आने वाले हैं। चलिए पहले आपको बता दें गेल, डॉक्टर रेड्डीज, हिंडाल्को और पीएनबी किस तरह से नतीजे आज पेश कर सकते हैं। सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, सबसे पहले बताइए गेल से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? शेयर में तो काफी दबाव देखने को मिल रहा था पिछले कुछ दिनों से। गेल से इस बार कमजोर क्वार्टर की उम्मीद की जा रही है, जो बाजार मांग के चल रहा है कि जो भी सुधार है वो क्वार्टर 4 से ही देखने को मिलेगा। पेटकैन का जो बिजनेस है वहां पर लॉसेस अभी भी बरकरार ही रहेंगी, जिसकी वजह से मुनाफे में इस बार फ्लैट ग्रोथ ही देखने को मिलेगी, लेकिन मार्जिन्स में यहाँ पर थोड़ा बहुत सुधार देखने की उम्मीद की जा रही है। लेकिन ओवरऑल कमजोर नतीजे की उम्मीद हम गेल से कर रहे हैं। गेल से रहेंगे नतीजे कमजोर। और चार्ट्स पर क्या सिचुएशन है सिमी, बताएं आप, गेल के स्टॉक को नतीजों से पहले कैसे ट्रेड किया जाए? देखिए अनिल जी, गेल थोड़ा सा तो वीक ही लग रहा है, पर जब तक ये स्टॉक 330-325 का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक ये कोई फ्रेश वीकनेस मैं नहीं देख रही हूँ। इनफैक्ट अगर रिजल्ट के बाद वो रेंज होल्ड हो पाता है, 320-325 का रेंज भी अगर होल्ड कर पाता है गेल, तो मैं वहां पे कॉन्ट्रेरी यानी एक लॉन्ग कॉल ही लॉन्ग लेने मतलब बाई पोजीशन लेने का ही सलाह दूंगी। मुझे लगता है कि इस स्टॉक में एक रिलीफ रैली एक्सपेक्टेड है और बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं करना चाहिए जब तक ये स्टॉक 320 का लेवल वापस डिसाइसिवली ब्रीच नहीं करता है। काफी पिट चुका है, एक रिलीफ रैली की एक्सपेक्टेशंस यहां पर कर रहे हैं टेक्निकल चार्ट्स पर हमारे एक्सपर्ट सिमी। लेकिन पीएसयू बैंक्स के लिहाज से भी ये आज का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। पीएनबी के नंबर्स आएंगे, इलाहाबाद सेंट्रल बैंक, देना बैंक के नंबर्स भी आ जाने वाले हैं, लेकिन पीएनबी के नतीजे कैसे रह सकते हैं पूजा, बताइए। जी, अब प्राइवेट बैंकों के बाद ये पहला बड़ा पीएसयू बैंक है जिसके आज नतीजे आएंगे और काफी कमजोर नतीजे देखने को मिल सकते हैं। एसेट क्वालिटी में काफी ज्यादा कंसर्न देखने को मिल सकती है। ग्रॉस एनपीए ऑलरेडी 6% के ऊपर है और जो आरबीआई की डायरेक्टिव आया है उसके बाद उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पे प्रोविजनिंग भी काफी बढ़ी हुई रहेगी और एसेट क्वालिटी में और ज्यादा कमजोरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो कंपनी का एक्सपोजर है स्ट्रेस्ड सेक्टर में वो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा है। तो इस लिहाज से यहाँ पर इस बार एसेट जो एनपीए है कंपनी के वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। मुनाफे में हमारा अनुमान है कि 10% की गिरावट देखने को मिल सकती है, तो कमजोर नतीजे पीएनबी की तरफ से भी। लेकिन आर या पार का मामला होगा एसेट क्वालिटी को देखकर कि किस तरह की प्रोविजनिंग इस बार होती है। चोपड़ा साहब, राय आपसे लेना चाहता हूं पीएनबी के नतीजे पर और स्टॉक के मूवमेंट पर, क्या करना चाहिए आज नतीजे से पहले? मुझे लगता है कि स्टॉक कमजोर रहेगा, कॉन्स्टेंटली कमजोरी इसमें दिख रही है पिछले कुछ महीनों से और हो सकता है कि हम यहां पर करीब 85-86 के स्तर भी देखें आने वाले सेशंस में और मे भी आज ही अगर रिजल्ट्स काफी खराब आते हैं। मेरा अंदेशा है कि करीब 6.5-7% तक के ग्रॉस एनपीएस भी हो सकते हैं और ये देखना होगा प्रोविजनिंग कितनी करता है बैंक्स, क्योंकि इसका काफी एक्सपोजर है पावर क्षेत्र में और स्टील क्षेत्र में और टेक्सटाइल क्षेत्र में, जहां पर कंपनियां काफी स्ट्रेस्ड हैं। तो मुझे लगता है कि पीएनबी नो डाउट वीकेस्ट बैंक लग रहा है इस समय बड़े बैंकों में। एसबीआई के बनिस्बत अगर मैं देखूं तो पीएनबी में कहीं ज्यादा वीकनेस दिखती है और इसके चलते हुए मुझे लगता है कि इसमें क्रैक देखने को भी मिलेगा। तो मैं कहूंगा फिलहाल इंतजार किया जाए रिजल्ट्स का, इससे पहले की कोई पोजीशन बनाई जाए।
चलिए, तो नतीजों का इंतजार करिए, देखना होगा प्रोविजनिंग इस बार कितनी होती है और गाइडेंस आगे आने वाली तिमाही का पीएनबी किस तरह का देता है। लेकिन डॉक्टर रेड्डीज, पूजा, क्रॉस करेंसीज जो दिक्कतें थी वो तो हम देख ही रहे थे, सुन रहे थे पिछले पूरे क्वार्टर वेनेजुएला को लेकर, रशिया को लेकर, क्या कैसे रह सकते हैं नंबर, अब एक्सपेक्टेशंस क्या निकल कर आ रही हैं? जी, जैसा कि आपने कहा कि इस बार भी रशिया और वेनेजुएला के मार्केट पर काफी ज्यादा नजर रहेगी, किस तरह का परफॉर्मेंस वहां पर देखने को मिलेगा। और रशिया में जो दबाव है बढ़े हुए कॉस्ट को लेकर, उससे मार्जिन में थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिल सकता है। हमारा अनुमान है कि 25 से 27% के आसपास के मार्जिन नंबर्स देखने को मिलेंगे और रेवेन्यू में भी इस बार सिंगल डिजिट ही ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन जो खासकर बाजार की नजर रहेगी वो इस पर रहेगी कि कंपनी को अपने 3 प्लान्स के लिए वार्निंग लेटर जारी किए गए हैं, तो इस पर मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री निकल कर आती है, इस पर खास नजर रहेगी। डॉक्टर रेड्डी से भी कमजोर नतीजों की उम्मीद। ओके, डॉक्टर रेड्डी से कमजोर नतीजों की उम्मीद। लेकिन कल मैं देख रहा था डॉक्टर रेड्डीज में शुरुआत में एक तेज गिरावट, फिर रिकवरी, फिर भारी भरकम उतार चढ़ाव पूरे दिन दिखा है। चार्ट पर क्या संकेत है, कौन से लेवल अहम है, सीमी आप बताएं, और डॉक्टर रेड्डीज को क्या करना चाहिए, ट्रेड की तेजी की तरफ करें या मंदी बनाएं? देखिए अनिल जी, चार्ट्स डॉक्टर रेड्डीज का वीक नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारे फार्मा स्टॉक है, फार्मा मेजर्स में है जिसमें चार्ट में वीकनेस है, पर डॉक्टर रेड्डीज में मुझे लगता है कि जो बहुत ज्यादा करेक्शन हो गया है और अब ये स्टॉक रिकवरी मोड में है। पर वापस अगर रिजल्ट खराब आया तो ये स्टॉक भी टूट सकता है। एक जहां पे ये स्टॉक बैठा है उसके जस्ट 100 पॉइंट नीचे मेजर सपोर्ट है। 3070 के आसपास ये स्टॉक बंद किया है और 2970 के आसपास मेजर सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट रिजल्ट्स के बाद टूट गया तो फ्रेश वीकनेस चालू हो जाएगा। पर अगर किसी भी हाल से 2970 का रेंज डॉक्टर रेड्डी ने होल्ड किया और ऊपर में 3170 मतलब 100 पॉइंट ऊपर का लेवल अगर तोड़ देता है तो मुझे लगता है अनिल जी कि एक फ्रेश ब्रेकआउट डॉक्टर रेड्डीज में देखने को मिलेगा, जिसका टारगेट 3300 तक भी शॉर्ट टर्म में हो सकता है। टेक्निकली अगर आज रिजल्ट्स नहीं होता तो इस चार्ट को देख के मैं सेल कॉल कभी इशू नहीं करती और मुझे लग रहा था कि 170 को तोड़ने का ही इंतजार था डॉक्टर रेड्डीज का और 3300 का शॉर्ट टर्म का टारगेट था। टेक्निकल चार्ट काफी स्ट्रांग है पर रिजल्ट खराब आ सकता है, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। और अगर सचमुच खराब आया, 2970 टूट गया तो ये चार्ट भी नेगेटिव हो जाएगा और तब फ्रेश वीकनेस डॉक्टर रेड्डीज में भी देखने को मिलेगा। ओके, तो ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर रेड्डीज के नंबर आज हैं, शुक्रवार को सन फार्मा के नंबर हैं। लेकिन ये बताइए हिंडाल्को से क्या एक्सपेक्टेशन है स्ट्रीट की? जी, हिंडाल्को के नतीजों में भी काफी ज्यादा दबाव देखने की उम्मीद की जा रही है। पिछले साल के मुनाफे के सामने इस बार 110 करोड़ के आसपास का लॉस पोस्ट कर सकती है कंपनी। यहाँ आपको बता दें कि पिछले 1 साल में जो एल्यूमिनियम के दाम है उसमें 24% तक की गिरावट हुई है और कॉपर प्राइस में 26% तक की गिरावट हो चुकी है, जिसकी वजह से जो कंपनी के ओवरऑल मार्जिन और रियलाइजेशन रहेंगे वहां पर काफी ज्यादा दबाव देखने को मिल सकता है। मार्जिन में भी कमजोरी देखने को मिलेगी और टोटल इनकम में हमारा अनुमान है कि 2% के आसपास से गिरावट देखने को मिल सकती है। तो हिंडाल्को से भी कमजोर नतीजों की, तो जो चारों नतीजे आज घोषित होंगे उसमें दबाव ही देखने को मिल सकता है। ओके, हिंडाल्को से कमजोर नतीजे आएंगे और मेटल कंपनियों से कमजोर नतीजों की उम्मीद करना बहुत ज्यादा गलत तो है नहीं। लेकिन क्या ये सारे कमजोर नतीजे इस वक्त प्राइस में हैं जब स्टॉक 70 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है? बताएं चोपड़ा साहब, आपकी क्या राय होगी नतीजों से पहले और नतीजों के बाद हिंडाल्को के स्टॉक पर क्या एक्शन लिया जाए? तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा मेटल क्षेत्र प्रेशर में रहेगा आने वाली कम से कम 2 से 3 तिमाही तक। हमने देखा कि टाटा स्टील के जब नतीजे आए, करीब 1000 करोड़ की एक्सपेक्टेशन थी और 2200-2300 करोड़ रुपए का नुकसान निकल के आया कंपनी में। ऐसे ही अब उसमें कंपनी का कुछ को दोष नहीं दिया सकता, प्राइमरली बिकॉज जो मेटल प्राइसेस हैं वो काफी डाउन आए हैं। ऐसे ही एल्यूमिनियम प्राइसेस 24% की गिरावट के बाद ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि प्रॉफिटेबिलिटी कहीं भी कोई बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। मगर आपकी एक बात अनिल जी मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं ये प्राइसन होता जा रहा है। हो सकता है कि थोड़ा और प्रेशर रहे हिंडाल्को में, लगभग 60 के स्तर पे आए आने वाले कुछ दिनों में। मगर मुझे लगता है कि विद लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं बॉटम फिशिंग करी जा सकती है अराउंड दैट प्राइस, क्योंकि देखिए कंपनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, दशकों से ये कंपनी है और आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है, तो कहीं पे ऐसी दिक्कत नहीं लगती। मगर जहां पर भी ये गिरावट थमेगी मुझे लगता है 60 के आसपास का वो स्तर हो सकता है जहां पर बॉटम फिशिंग करी जा सकती है। मगर फिलहाल थोड़ा सा प्रेशर मुझे लगता है रहेगा स्टॉक पर।
ओके, चलिए फिलहाल थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है। वक्त है विजय से विदा लेने का। शुक्रिया विजय, आपका समय निकालने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर सुमित बगड़िया। हाय सुमित, गुड मॉर्निंग। बताइए मार्केट का सेटअप किस तरह का लग रहा है? कल जिस तरह से 60 मिनट में तेज गिरावट देखने को मिली बाजार में बंद होते होते, क्या यहाँ पर चार्ट्स और कमजोर हो गए और वायदा बाजार में किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं? कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल आप देख रहे हैं बाजार में? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। बिल्कुल, कल के जो 2:40 के बाद जो फॉल देखने को मिला है वो अनएक्सपेक्टेड था और बहुत ही शार्प फॉल देखने को मिला है। जहां तक फ्रेश लेवल्स का और फ्रेश मार्केट व्यू का सवाल है, ऐसा लगता है कि आज भी हमको मार्केट्स के अंदर एक तेजी ही देखने को मिलेगी। और स्पेसिफिकली अगर निफ्टी की बात करेंगे तो जो पहले 7,600 7,700 के आसपास कॉल राइटिंग हो रही थी, वो सारी अब 7,500 का रेजिस्टेंस ले चुकी है ऊपर में, और नीचे में ये 7,200 और 7,000 तक के लिए खुल चुका है मार्केट। तो अभी इमीडिएटली अगर देखना चाहें तो एक बार के लिए 7,200 ब्रेक करे ये नहीं सोचना चाहिए। इमीडिएटली एक बार ऐसा लगता है कि 7,350 के नीचे निफ्टी को सेल करना चाहिए फॉर एन इंट्राडे टारगेट ऑफ 7,270 7,250 लेवल्स। स्टॉप लॉस 7,410, 60 रुपए का स्टॉप लॉस, 60 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा निफ्टी में, और 80 से 100 पॉइंट का इंट्राडे का टारगेट होगा। ये प्योर इंट्राडे कॉल है और अगले कुछ दिनों तक अभी मैं चाहूंगा कि मार्केट्स के अंदर इंट्राडे ही प्लेयर्स काम करें, क्योंकि जिस तरह की वॉलेटिलिटी और जो न्यूज आ रही है उसमें कैरी ओवर करना एक बार सही नहीं होगा, क्योंकि सडन अप्स एंड डाउन और मार्केट के विपरीत ऊपर नीचे का मूव देखने को मिलेगा। इसीलिए मैंने भी इंट्राडे कॉल बनाया प्योरली 7,270 7,250 टारगेट के लिए। ओके, तो 7,250 7,275 के लक्ष्य के लिए आप शॉर्ट पोजीशन बनाएं, लेकिन उसके लिए 7,350 के नीचे फिसलना जरूरी होगा पहले निफ्टी का। सुमित, इसी के साथ बैंक निफ्टी पर क्या राय रखते हैं आप, और क्या बैंक निफ्टी पर भी शॉर्ट बनानी चाहिए या फिर यहाँ निचले स्तरों पर खरीदारी करने का मौका ढूंढे? एक बार मॉर्निंग ओपनिंग ट्रेड में तो ऐसा लगता है अनिल जी नीचे ही खुलेगा। एक बार बैंक निफ्टी में सेल बना सकते हैं। 14,800 14,700 के जो रिसेंट लोज देखने को मिले थे वो लोज तक शायद हो सकता है वापस टेस्ट कर ले एक बार। तो प्योरली मार्केट मूवमेंट को देखते हुए, ग्लोबल मार्केट्स का सिनेरियो देखते हुए, कल बैंक निफ्टी ने कंपेयर टू निफ्टी इतना नहीं गिराया था। ऊपरी लेवल्स पे बैंक निफ्टी ने सस्टेन भी किया था, बट अगर हम डेटा भी देखेंगे तो एक बार ऐसा लगता है वापस 14,800 तक एक बार बैंक निफ्टी आ सकता है। तो 15,100 के जो लेवल्स हैं या 15,000 के लेवल्स है, वहां पे एक बार शॉर्ट करें। 15,300 का स्टॉप लॉस, 14,800 का टारगेट। फ्रेश मंदी बैंक निफ्टी के अंदर 14,700 के बाद ही देखने को मिलेगी। अगर 14,700 ब्रेक करता है तो फिर पैनिक सेल ऑफ आ सकता है 14,500 तक। अगर 14,700 नहीं टूटेगा तो लो लेवल पे वापस से एक बाइंग देखने को मिल सकती है। तो वो अपन सेकंड सेशन में देख सकते हैं, बट फर्स्ट सेशन में तो ऐसा लग रहा है कि एक बार सेलिंग ही देखने को मिलेगी। चलिए, 14,700 का इंपॉर्टेंट लेवल है, इस पर नजर रखिएगा। अगर ये तोड़ता है तो 14,500 तक भी बैंक निफ्टी जा सकता है। सुमित हमारे साथ बने हुए हैं, सिमी भी हमारे साथ बनी हुई हैं, और ब्रेक के बाद अमरीश वलीका भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे जानेंगे वो कैसे देख रहे हैं बाजार को, और काफी सारी कंपनियों के नतीजे जो कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं उस पर चर्चा करेंगे। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ है, सीवी भौमिक और सुमित बगड़िया। और अब हमारे साथ फंडामेंटल राय देने के लिए बाजार के जाने माने एक्सपर्ट अमरीश वलीका हमारे साथ आ चुके हैं हमारे स्टूडियो में। इस वक्त अमरीश, आपका भी स्वागत है। ये बताएं क्या लग रहा है सर, बाजार 7,250 को फिर से तोड़ेगा? ये तो ग्लोबल सिचुएशन तो बड़ी डरावनी लग रही है। नहीं, वीकनेस तो है एंड क्लियरली जो ग्लोबल फैक्टर्स है वही इफेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज इफ यू सी क्लोजर होम, जो अपने जीडीपी आंकड़े देखे हैं, दे वर बेटर देन एक्सपेक्टेड। फिस्कल डेफिसिट इज अंडर कंट्रोल। पीएमआई डेटा एक्सपेक्टेड से बेटर है, बट डिस्पाइट दैट आई थिंक इट्स द ग्लोबल फैक्टर्स। पहले तो ऐसा लग रहा था कि चीन में छुट्टी तो हम 7 दिन तो आराम से निकालेंगे, सोच रहे थे, लेकिन ये तो मतलब पर वैसे नहीं हो रहा है। और अब तो ये एक बड़ी टेंशन ये शुरू हो गई कि 7 दिन बाद जब चीन खुलेगा तो क्या होगा। वो तो है। सो आई थिंक वी हैव टू वॉच वेदर 70 to 50 इज हेल्ड और नॉट। तो तब तक मैं यही बोलूंगा कि आई थिंक इट्स वेट एंड वॉच। दिस इज नॉट द टाइम टू बी एडवेंचरस। तो बाहर रह के एक बार देखना चाहिए। यदि 70 to 50 तोड़ता है, 7,000 के आसपास जाता है, तो शायद फिर से एक बार डेट से इक्विटी में कन्वर्ट करना चाहिए। बट टिल देन आई थिंक वन शुड जस्ट स्टे आउट, क्योंकि जब पिछले बार गिरा था उस वक्त मैं बोला था लेना चाहिए, पर हम लोग को निकलने के लिए टाइम नहीं मिला, क्योंकि 7,500 के जस्ट ऊपर जाके फिर नीचे आ गया था। सो आई थिंक दिस इज द टाइम टू जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, चलिए, एक शेयर जिस तरह सबकी नजर होगी वो शायद टाटा मोटर का स्टॉक होगा। देखिए, खबरें अच्छी आई हैं। जनवरी के जो जेएलआर बिक्री के आंकड़े आए हैं, टोटल बिक्री देखिए 24% बढ़ी है। जैगुआर की बिक्री 44% बढ़ी है। रेंज रोवर की बिक्री आप देखिए 20% बढ़ी है। चाइना ने अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन ग्लोबली मार्केट्स काफी दिक्कत में है। तो ऐसे में अमरीश, ये बताइए, खरीदारी करना चाहेंगे टाटा मोटर्स में क्योंकि नंबर्स अच्छे हैं, या फिर आपको लगता है कि दिक्कत क्योंकि ग्लोबली है, यूरोप में दिक्कतें हैं, चाइना में दिक्कतें हैं, बिकवाली करनी चाहिए? कैसे अप्रोच करें इसे?
चाइना में दिक्कत है, यूरोप में दिक्कत है, उसके बावजूद यदि हम लोग देख रहे हैं कि नंबर अच्छे आ रहे हैं एंड ऑल्सो आई मीन व्हाट वी हैव सीन फॉर HCV LCV जो मैंने काफी छोटा पोर्शन है, फिर भी वहां भी अच्छे नंबर्स आए हैं और ये स्टॉक गिरा है करीब 400 के ऊपर से अभी गिरा है। पिछले बार भी हम लोग देखा था 280 290 तक जाके फिर 400 तक गया था, वहां से गिरा है। तो मुझे लगता है कि एट लेवल्स क्लोजर टू अबाउट 320 325 वेयर इट इज राइट नाउ, आई थिंक इट्स अ डिसेंट बाय। यहाँ से डाउनसाइड शायद 20-30 रुपए का हो सकता है, पर if I can hold on for the next couple of months, I think the upside is more than 100 rupees. ओके, तो अपसाइड काफी बेहतर बन सकती है, लेकिन कुछ स्टॉक्स जहां वाकई में अपसाइड बनने की उम्मीद की जा सकती है अच्छे नतीजों के दम पर, उनमें से एक है रेपको होम फाइनेंस, जहां पर काफी बेहतरीन नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए हैं। तो ऐसे में चार्ट पर एक राय ली जाए, स्टॉक एक अच्छा परफॉर्मर रहा है वैसे आईपीओ के बाद से ही। ये बताएं सिमी, क्या खरीदारी का मौका है? 25% मुनाफा बढ़कर आया है इस कंपनी का। लेवल बहुत ही अहम होगा और 650 के ऊपर जाके अगर ये स्टॉक मेंटेन करता है तो इसमें आज के दिन के लिए भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 670 से 680 का रेंज आज के दिन के लिए पॉसिबल है। 650 के ऊपर जाके अगर सस्टेन करेगा, ओवरऑल जो शॉर्ट टर्म ट्रेंड है वो भी काफी पॉजिटिव है, पर आज के दिन के लिए बाय कॉल अगर 650 के ऊपर ये स्टॉक मेंटेन कर रहा है तब भी इशू करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये रहा है रेपको होम फाइनेंस पर। लेकिन एक बार ब्रेक पर जाते आते देख लीजिए कि जापान का बाजार किस तरह से ट्रेड कर रहा है। 800 पॉइंट का बड़ा कट वहां पर देखने को मिल रहा है। शंघाई, हांगकांग, कोरिया, स्ट्रेट टाइम्स, ताइवान, ये सारे मार्केट्स बंद हैं, लेकिन आप देखिए करीब करीब 5% नीचे इस समय जापान का बाजार। और SGX निफ्टी जो घंटा भर पहले करीब 45-50 पॉइंट नीचे था, वहां गिरावट और गहराती हुई। 7300 के आसपास भारतीय बाजार खुल सकते हैं आज, इस तरह के संकेत SGX निफ्टी दे रहा है। एक ब्रेक लेकर अभी हाजिर होते हैं। सिमी, अमरीश और सुमित हमारे साथ बने हुए हैं। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन। हम चर्चा कर रहे हैं ऐसे स्टॉक्स की जहां पर आज खुलते ही एक्शन देखने को मिलेगा। SGX निफ्टी देखिए करीब करीब 70 अंक नीचे आज भारतीय बाजार खोलेंगे, इस तरह की तैयारी हो रही है। IT शेयरों पर राय लेना चाहता हूं सुमित आपसे। कल भी हमने देखा था ये पूरा पॉकेट प्रेशर में रहा था जब NASDAQ फिसला था शुक्रवार के सेशन में, उसके बाद कल हमने दबाव देखने को मिलता। और अब आप देखिए जो कॉग्निजेंट के नंबर्स आए हैं, नंबर्स तो ठीक दिख रहे हैं, लेकिन गाइडेंस को लेकर स्ट्रीट थोड़ा सा परेशान है। IT में अगर कोई शेयर आपको बेचना हो तो वो कौन सा स्टॉक लगता है और बेचना चाहिए क्या इस समय? देखिए, ओवरऑल ज्यादा वीकनेस तो नहीं दिखाई दे रही, लेकिन प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से 1-2 दिन के हिसाब से एक बार के लिए एक ट्रेडिंग कॉल जरूर लिया जा सकता है। स्पेशली अगर TCS की बात करेंगे तो ये स्टॉक ने 2250 से कंटिन्यूसली रैली दिखाई है 2435 तक, और कल हमको लास्ट हाफ एन आवर 45 मिनट्स में इसमें एक सेल ऑफ देखने को मिला है। उसको देखते हुए देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद ये सेल ऑफ थोड़ा सा और कंटिन्यू हो सकता है, और TCS के अंदर हमको 2310 से 2280 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 2390 के स्टॉप लॉस से TCS को 1 या 2 दिन के लिए सेल का काम किया जा सकता है, और टारगेट्स बना के चले आप 2300 से 2280 तक के। प्योरली ट्रेडिंग के लिहाज से ज्यादा वीकनेस नहीं दिख रही है, बट एक ट्रेडिंग के लिए ये कॉल जरूर लिया जा सकता है TCS के अंदर। तो TCS में शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। और क्या ऐसी कोई शॉर्ट पोजीशन सुमित वायदा कारोबार में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों में बनाई जा सकती है, क्योंकि क्रूड अब लगभग स्टेबल सा नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा कमजोर नहीं हो रहा, थोड़ा निचले लेवल से रिकवर भी, वो कंसोलिडेशन जो कहते हैं हम वो होता दिख रहा है, और रुपया कमजोर होता दिख रहा है। शायद आज 68 के लेवल को फिर से तोड़े, ऐसे संकेत तो दिख ही रहे हैं। ऐसे में बताइए वहां क्या ट्रेड लेना चाहिए? देखिए, कल क्रूड में हमको वापस से एक सेल ऑफ देखने को मिला था, 4% का लोअर सर्किट भी लगा था जहां तक नाइमेक्स का सवाल है, और इंडिया में भी क्रूड गिरा था। और जहां तक इन कंपनियों का सवाल है, इनमें सब में मुझे सेलिंग दिख रही है। स्पेसिफिकली अगर ONGC की बात करेंगे तो ONGC के अंदर अभी तक पूरा डाउन ट्रेंड खत्म नहीं हुआ है, नीचे के लेवल्स जो है वो टेस्ट करने बाकी है। और इसके अंदर अगर मैं OI डेटा के ऊपर भी देखूं तो 220 के अंदर एकदम रिसेंटली में फ्रेश शॉर्ट बिल्डअप हो रहे हैं, और OI चेंज भी हाईएस्ट 220 के अंदर कल हमको देखने को मिला है। और नीचे के अंदर अगर मैं जाऊं तो 200 के पुट तक लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रहा है। तो ये डेटा को देखते हुए ये समझ में आ रहा है कि जो कल की क्लोजिंग है एट द मनी, अगर पुट हम बाय करेंगे 215 का, तो नीचे में हमको 12 से 15 रुपए तक इसमें मिलने के चांस है। तो अगर आप 215 रुपए का पुट 7.5 रुपए के आसपास बाय करते हैं तो 4 रुपए 30 पैसे का स्टॉप लॉस लगाना है, और 1:2 का इसके अंदर टारगेट बैठ रहा है। आई थिंक ये रिस्क रेशियो के हिसाब से बेस्ट स्ट्रेटेजी है। अभी ONGC के अंदर काम कर सकते हैं 215 का पुट लेके। ओके,
तो ये राय है इस वक्त ऑयल मार्केट कंपनियों के शेयरों पर। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो धुआंधार एक्शन होगा भारतीय बाजारों का, क्योंकि प्री ओपनिंग सेशन की हो जाएगी शुरुआत और पता चलेगा कि एसजेएक्स निफ्टी जो 67 अंक नीचे दिख रहा है उसके मुकाबले में हम कितना कमजोर या मजबूत खुल पाएंगे। 7300 के बेहद नजदीक की ओपनिंग के आसार इस वक्त दिख रहे हैं। तो इसके साथ ही रुपए पर नजर होगी, क्योंकि 67 रुपए 94 पैसे उस लेवल पर हमने क्लोजिंग होते देखी, तो आज 68 का लेवल टूटता हुआ नजर आ सकता है, उस पर भी आपका फोकस होना चाहिए। साथ ही स्टॉक 2020 का रिकैप, अगर आप 20 टॉप ट्रेडिंग आइडियाज जानना चाहते हैं आज के लिए, वो हम आपको बताएंगे, और साथ ही बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की राय उन तमाम शेयरों पर जहां पर आज एक्शन रहने वाला है। ये सब कुछ पहला सौदा में एक छोटे से ब्रेक के बाद।